Hello, everyone. Thanks again for listening to our podcast, Desi Parents of LGBTQIA plus children. And also, thanks so much for waiting eagerly for the second part of our conversation with Air Commodore Dr. Sanjay Sharma and Dr. Bela Sharma. You can find the link to our previous episode right on your screen. In this second part of our conversation, we will chat more about Tria's transition journey, and the couple will also take us through the medical processes in India which are necessary for such a transition. They will also shed some light about ATHI, which is Association for Transgender Health in India, a non-profit which they have started. Let's hear it from them now. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट के साथ आज दोबारा जुड़ने के लिए। साथ ही मैं एयर कोमोडोर डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर बेला शर्मा के साथ हमारी बातचीत के दूसरे भाग का बेसब्री से इंतज़ार करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। आप पिछले एपिसोड का लिंक अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी बातचीत के इस हिस्से में हम टिया, उनकी बेटी की ट्रांजिशन की यात्रा के बारे में अधिक बात करेंगे और हम भारत में इसके मेडिकल प्रोसेसेस के बारे में भी बात करेंगे। वे हमें अति के बारे में भी और बताएंगे, जो कि एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ फॉर इंडिया एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर बेला शर्मा ने शुरू की है। आइए अब हम उन्हें सुनते हैं। आगे ये ले जाता हूँ कि जब ये वाला हुआ, मैं बच्चे को लेके वहाँ चला गया और साइंटिफिक चीज़ें पता लगी। और पहली बार मुझे पता लगा कि एक वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ होती है, जो कि प्रोटोकॉल्स लिखती है। क्योंकि दिमाग तो डॉक्टर वाला था और मैं ये खोज रहा था कि प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है। हम्म। और हिंदुस्तान में कोई थी नहीं, एक विदेश में थी। और जब मैं यहाँ पे जब मेरा बच्चा मुझे बोल रहा था कि भाई मेरे को हार्मोन्स दिलाओ, मेरे को सर्जिकल केयर दिलाओ, तो मैं अपने देश में ढूंढ रहा था। क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि अगर खाली दवाई लिख के देना या कोई प्रोसीजर करके देना, इसमें काफी नहीं है जब तक कि आप फॉलो अप ना कर पाओ। हम्म। और बच्चा कह रहा है कि मुझे थाईलैंड भेज दो, मैं वहां पे बैठ के सारा कुछ करवा के फिर वापस आ जाऊंगा एक नया शेप में। तो मैं अपने अनुभव से जानता था कि अ, ये जो परसेप्शन है, हम्म। एक वन टाइम एक स्विच हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। हम्म। और मैं खुद, हालांकि हम लोग हायर मिडिल क्लास ग्रुप में हैं, मगर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं विदेश चले जाऊं। और अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं उन बच्चों, जो बाकी लोग भी होंगे जिनके बच्चे, क्योंकि इसकी परसेंटेज तो 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज जेंडर इन कॉन्फ्लिक्ट। हम्म। और हिंदुस्तान की 160 करोड़ की पॉपुलेशन का 2% लें तो वो भी करोड़ों में जाता है। हम्म। तो इनका प्रबंध अभी तक क्यों नहीं है, मेरा इस तरफ सोच हुआ। एक और चीज मेरे मेरे साथ हुई कि एक बार मैं जान गया तो मेरी हालत उसी तरह से हुई जैसे कि क्लोजेट से जब बच्चा एकदम बाहर आता है और बोलता है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया, हम्म। और अब आप मुझे 100% सपोर्ट करो। और इसी तरह से मैं जब अपने वर्क स्पेस में अपने सीनियर्स को बताया मैंने कि मेरे को इस तरह का इशू है, तो शायद वो सहानुभूति से ही मेरे पास आते थे, मगर मैं बहुत ही इंटॉलरेंट हो गया। हम्म। और मैंने आपको बताया कि मैं एक अस्पताल कमांड कर रहा था। एक्चुअली ये मेरा दूसरा अस्पताल था कमांड करने का। और हमारी जो मेडिकल फील्ड है, खास करके फौज में, तो हम लोगों को, बहुत कम लोग हैं जो कि दो दो हॉस्पिटल कमांड करते हैं और आगे इस तरह से चल रहे थे जिस तरह से हम्म। मेरी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाह रही थी कि मैं उनके साथ रहूं। मगर मैं, क्योंकि अपनी परेशानियां हम्म। देख, अपने वर्क प्लेस में मैं इतना, आई वाज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, हम्म। एंड आई यूज्ड टू क्रिएट chaos।
मैं बहुत नाराज होता था खुद से। और मैंने फिर निर्णय किया कि नहीं, मुझे अगर अपने बच्चे के लिए कुछ करना है तो मुझे ये डिसीजन करना पड़ेगा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और हार्म ना करूं। हम्म मैं खुद एक बंदोबस्त करूं। और मैंने ये निर्णय करके फौज से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की मांग करी। हम्म और 2018 में मैं एयरफोर्स से अलग हुआ और मैंने ये एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ एक संस्था शुरू करी ताकि ये आगे आए। हम्म ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि इशू खाली बच्चे का नहीं है, इशू पूरे परिवार का हो जाता है। हम्म मेरी वाइफ के कॉम्प्रोमाइजेस, मेरे अपने बैटल्स, हम्म और मेरी अ, बच्ची के बैटल्स, मेरी यंगर डॉटर के बैटल्स, जो कि शायद लोगों को इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हों, हम्म बट दे आर पार्ट ऑफ व्हाट Yeah, they're happens in important for you. They are a big part of them. your life. They are not only important Mm-hmm. for me as an individual in the family, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ। Mm-hmm. क्योंकि अगर वहां पे जो बाकी परिवार वाले यूनिट्स हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, अगर वो स्पेस नहीं देंगे, तो ये जर्नी बहुत Mm-hmm. मुश्किल हो, सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मजेदार बात ये है कि हमारी जो मुश्किलें वो सामने नजर आती हैं, तो मेरी पड़ोसी की भी तो मुश्किल है। Mm-hmm. मेरे वर्क स्पेस में लोग मेरे दफ्तर में आने से घबराते थे कि इसका कोई पता नहीं है, ये कब पलट के काट ना ले, है ना। क्योंकि Mm-hmm. मुझे दिख रहे थे 7 रंग, लोग बोलते थे कि 2 रंग। तो ये उदाहरण मैंने शायद पहले भी यूज किया है कि अगर दो कुत्ते आपस में बात कर रहे हो, हैं, Mm-hmm. और कुत्तों को एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, उनको कलर नजर आता नहीं है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से बोले, भाऊ भाऊ, आज मैंने पर्पल देखा, तो कुत्ता उसको काट लेगा। हम्म? तो मुझे तो पर्पल दिख रहा था, मगर मैं Mm-hmm. चाहता हूँ कि बाकी समाज लोग में भी भी देखें। बिल्कुल। ये Mm-hmm. देखें। और ये तभी होगा जब हम अपना चश्मा उतारें। Okay. ये Mm-hmm. जो हमने एक मिस इन्फॉर्मेशन का चश्मा लगा लिया है, Mm-hmm. बहुत सारे डायलॉग हैं, लोग बोलते हैं जी अनएथिकल काम है ये, लोग बोलते हैं जी ये एंटी रिलीजन काम है। ये ये वाला जो चश्मा है, ये उतारना बहुत जरूरी है। Mm-hmm. और एक और जो हर पेरेंट को लगता है कि पूरी दुनिया को अपना काम छोड़कर आप क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज इसको भी हटा दीजिए, किसी को आपके लिए टाइम नहीं किसी है, के Yeah. पास Mm-hmm. ना है ना। टाइम है और ना ही कोई इतना बॉदर्ड है। वही बात हो जाती है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ खड़े हैं Mm-hmm. तो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर पेरेंट ये चाहता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमारा बच्चा सेफ रहे। Mm-hmm. और अ, एक जो मतलब हमारी जनरेशन के पेरेंट्स की जो एक बात ये होती है कि खानदान आगे बढ़ाना है। तो हमारा कौन सा ऐसा बड़ा मतलब मौर्य परिवार या वो, वो है कि आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। वंश कौन सा ऐसा हमारा है मतलब सीरियसली, मतलब पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं हम लोग क्या, वो भी नहीं बचे। मगर एक साइंटिफिक चलिए। फैक्ट भी है, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। जो सिस हेट लोग होते हैं, Mm-hmm. तो उनके जो कपल्स होते हैं, सारे लोग बच्चा पैदा कर नहीं लेते। हाँ, और Mm-hmm. उनके लिए साइंस ने तरक्की की है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। प्रोसेसेस हैं। आज बिल्कुल। की डेट में अगर हम देखिए बात कर रहे हैं, ये भी साइंस का एक तरीका Mm-hmm. है। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल। Mm-hmm. अगर आप अपने क्रोमोसोम्स के साथ एक ऑफस्प्रिंग चाह रहे हैं, तो वो भी तो वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल, पॉसिबल आजकल तो ये आईवीएफ है। और सरोगेसी एंड कितने ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। मतलब केरला में जो वो एक कपल जो हाँ, दोनों ट्रांस, आजकल हाँ, ट्रांस आजकल कपल, या आई मैंने भी न्यूज़ पढ़ी। हम्म एंड सो मेनी जो कपल्स हैं, सेम सेक्स मैरिजेस जो होती हैं,
मतलब दे ऑल्सो हैव बेबीज थ्रू हम्म, सरोगेसी और अडॉप्शन। बिल्कुल तो वही है ना कि लोगों को पता नहीं है, तो आई थिंक कोशिश यही है इस पॉडकास्ट से हाँ और आपके काम से कि हम लोगों को हाँ बताएं। हाँ। um, So once she came out to us, and then in fact, she only told me about the endocrinologist and The mental health the वाला। mental. पहले endocrinologist के पास गई थी. So then we went to the mental health professional, and she told us about the this अच्छा। W pack हम्म। also. And then we started looking around for surgery and surgeons and all like. Uh, So the idea was to see a surgeon in India itself, because ओके। going to Thailand, first of all, the economic, uh, and secondly, if there is even a small stitch abscess, both of us are doctors, we know the complications that can happen. हम्म। So कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप थाईलैंड थोड़ी जाओगे, उसका एक छोटा सा स्टिच इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए। हम्म। तो हम लोग को यही लग रहा था कि यहीं पे होना चाहिए। सो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के बारे में फिर टिया ने हमें बताया, क्योंकि ये था कि सर्जरी के पहले जो प्रोटोकॉल्स जो हैं हम्म। उसमें ये होता है कि बच्चे को कम से कम 1 से 1.5 साल तक हॉर्मोन्स लेना होता है। हम्म। और टिया का नैरेटिव शुरू से यही था कि मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मुझे हॉर्मोन्स की जरूरत है। हम्म। सो जब उसको फिर हॉर्मोन्स शुरू किया, उसके बाद से फिर हमने सर्जन के से बात करना शुरू की, और साथ के साथ उसका वो भी चल रहा था मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ भी। हम्म। तो एंड मोहक एक्चुअली ये बात जो है ये 2017-18 के बीच दो की ओके। है। हजार सोलह तो सत्रह उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल्स थी वो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर नंबर 7 जो है डब्ल्यू पैथ का वो फॉलो हो रहे थे। और उसमें उन्होंने एक अफर्मेटिव केयर के लिए ये कहा था कि पहले आप मेंटल हेल्थ के थ्रू चलिए। हम्म। और एक बार मेंटली जो कोमॉर्बिडिटीज हैं जो कि इस तकलीफ के साथ साथ रहती हैं, इस कंडीशन के साथ साथ रहती हैं, आप उनको भी एड्रेस कर लें। और आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लीजिए फ्रॉम द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि ओके। अ, कि हार्मोन लेने के लिए तैयारी है। हम्म। तो ये लेटर लेने के बाद आपका हार्मोन इंटरवेंशन शुरू होगा। और कम से कम साल 1.5 साल तक आपको हार्मोन हम्म। लेना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई सर्जिकल केयर में जाए। हम्म। बस, ये भी जरूरी था इस प्रोटोकॉल में कि एक एडल्ट जब तक नहीं होते हो तब तक आप ओके। भी हाँ, परमानेंट काम नहीं करते हो। इंडिया में हाँ। अभी भी 18 साल की उम्र से पहले कोई भी इंटरवेंशन जो है, हम्म। चाहे वो हार्मोनल है चाहे वो सर्जिकल है, दैट इज नॉट अलाउड। ओके। हम्म। बहुत बहुत सारे कंट्रीज में जो प्यूबर्टी डिलेइंग हार्मोन्स हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। अगर बच्चा जो है वो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बताता है, आगे जैसे कि हम्म। संजय ने बताया कि 2 से 3 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपना जेंडर जनरली आइडेंटिफाई कर लेता है। हम्म। और अब बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो इस बात को समझते हैं, और अब बच्चे बहुत जल्दी एज में बताने लग गए हैं। सो अगर कोई बच्चा 7-8 साल की उम्र में भी ये चीज बताने लग जाता है तो अब ये प्रोटोकॉल्स में है बहुत सारे कंट्रीज में कि उसको प्यूबर्टी डिलेइंग हार्मोन्स दे दिए जाएं। बट हम्म। हमारे देश में हम नहीं, मैं लोग यहाँ पे एक करेक्शन करूंगा क्योंकि ये एक मिथ है कि हमारे देश में प्यूबर्टी ब्लॉकर्स नहीं दिए जा सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक एक्ट है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है। हम्म। और ये सुपरसीड करता है सब चीज़ों को। और ये कहता है कि आप जेंडर अफर्मेटिव केयर करिए, ठीक है। और ये भी कहता है कि ये केयर जो है ये वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन के के साथ वाला केयर होना चाहिए। ओके। तो इस हम्म। वक्त हम ये कॉमन नॉलेज की चीजें हैं। हमारे जो केयर प्रोवाइडर्स हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो अभी भी ये सोचते हैं कि 18 का मैजिक फिगर जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तब तक तक हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते। ओके। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। और ये हमारी एक कोशिश है कि हम डॉक्टरों को ये समझाएं कि ये कोई लॉ नहीं कह रहा है कि आप बच्चे को कंफर्टेबल ना करें, क्योंकि इसका मूल चीज क्या है कि जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है बच्चे को जब आप उसका उसके पहचान के साथ एग्रीमेंट में नहीं आते, जो कि उसको मेंटल इल हेल्थ के लिए पुश कर देती है। हम्म। ये सारी इंटरवेंशंस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो फीलिंग ना आए, जिसको हम डिस्फोरिया कहते हैं। ओके। डिस्फोरिया जो शब्द है, ये दो चीजों का मिश्रण है। एक तो भय और दूसरा चिंता। हम्म। यानी कि मेरे को ऐसी कंडीशन है जिस जो मुझे चिंतित करती है, और उस चिंता के कारण वो इतने लेवल पे जाती है कि मेरे अंदर भय के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम्म। तो आप जैसे कि अगर आपने बचपन में डायबिटीज डिटेक्ट कर लिया, तो क्या आप 18 साल तक वेट करेंगे इंसुलिन देने के लिए? हम्म। नहीं ना। तो इसी तरह से अगर डिस्फोरिया बढ़ रहा है और आपने पहचान लिया है कि ये डिस्फोरिया है, तो आप जेंडर अफर्मेटिव केयर करेंगे। और इसमें अगर प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो जेंडर अफर्मेटिव टीम बच्चे को देखते हुए, उसके माँ बाप के साथ कंसल्टेशन करते हुए, हम्म। जो बाकी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि पीडियाट्रिशियन हुआ, अब हम बच्चों की बात करें तो पीडियाट्रिशियन होगा, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। होगा, इन दोनों को साथ लेते हुए हम ये क्रिया पहले शुरू कर सकते हैं। कुछ देशों में इस क्रिया के लिए एजेस कही गई हैं, मगर वो एजेस यहाँ लागू नहीं होती। ओके। हम्म। 88 में ये एज का लफड़ा खत्म हो गया। लेकिन जिस समय टिया का तो हुआ हाँ, था उस समय तब तो ये उस समय हम एसओसी 7 पे 7 थे। पे चल रहे थे ना, तब तो ये नॉट ओनली दैट, हम लोग तो एसओसी 7 पे चल रहे थे, मगर जो केयर प्रोवाइडर्स थे वो तो उनकी, डीएसएम 4 से भी पीछे थे। हाँ, तो उन है लोगों ना। को तो तो जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में भी नहीं बिल्कुल पता था। ओके। बिल्कुल हम्म। ट्रांजिशन टिया की थोड़ी सी हमें थोड़ा स्ट्रेच करनी पड़ी। प्रोलॉन्ग्ड और थोड़ी सी पेनफुल हो गई। पेनफुल। और एक और चीज जो ना हमें शायद पता थी और ना हमें, मतलब पता तो होनी चाहिए थी लेकिन हमें किसी ने बताया भी नहीं, कि ट्रांजिशन से पहले बच्चे के साथ एक बार फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में जरूर बात होनी चाहिए। और ये बात जो है इवन बिफोर स्टार्टिंग हॉर्मोन्स होनी चाहिए। बिकॉज उस समय तो बच्चा जो है वो इतना ज्यादा डिस्फोरिया में होता है कि उसे ये सब चीज नहीं बात करनी होती है, वही जो वंश की हम लोग बात कर रहे थे। हम्म। लेकिन किसी आगे स्टेज में जाके हो सकता है बच्चा ये चाहे कि मुझे अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहिए। तो और आज तो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है दैट हम लोग जो है जो जैसे स्पर्म को स्पर्म। या एग को फ्रीज करके और आफ्टर इवन 20-25 साल के बाद भी उसमें उसको जो है फर्टिलाइज करके कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हमारे केस में तो हम लोगों ने ये प्रोसेस नहीं किया, ना हम्म। ही हमसे किसी ने इस चीज के बारे में हमें काउंसल किया और ना ही हमने किसी से पूछा। सो अगेन हम लोगों ने तो बहुत गलतियां की हैं। हम्म। और हम नहीं चाहते कि और जो पेरेंट्स हैं हम्म। वो अपने साथ या अपने बच्चों के साथ इस तरह की गलतियां करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का एक आइडिया ये भी था ओके। कि हम दोनों डॉक्टर्स हैं, हम दोनों अपने बच्चों के साथ इतने ओपन हैं, हमारे बच्चे अब हमारे साथ इतने ओपन हैं, हम्म। फिर भी इतनी बड़ी चीज जो थी वो हमारे बच्चे ने हमसे शेयर करना जो है वो उसको इतना टाइम लग गया हम्म। कि उसको यही लगा कि पता नहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हम्म। उसके मन में यही डर था कि मुझे पता नहीं मुझे बेग करके या बोरो करके या किस तरह से अपना ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ओके। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि इन द कंफर्ट ऑफ होम मेरे माता पिता के सपोर्ट के साथ उसी समय फिर संजय के जो फादर हैं, ही वॉज 95 देन, हमारे साथ हैं। तो संजय ने डैड से बात की कि इस तरह से है और ये मैं हाँ, थोड़ा सा हाँ, बताना चाहूंगा, ये प्लीज आप आप इसको जरूर जरूर शेयर शेयर करिएगा। करिएगा। ओके। हम्म। कई बार
पेरेंट्स जो हैं वो साथ हो जाते हैं। अब जैसे मैं और बेला हम लोग साथ हो गए, हमने बोला कि हमें खड़े होना है, मगर मासियाँ, ताइयाँ, इन लॉज, अब इनको कैसे बताया जाए? हम्म तो इसका तरीका जो हमने बेस्ट देखा कि मैंने जो सबसे सीनियर बंदा था, मेरे डैड। फादर थे, या मैंने उनके साथ बात करी, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे दो चीजें कही। उन्होंने कहा, पहले तो सुन के वो अपने कमरे में चले गए, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते तेरा बच्चा है ना? हाँ जी। तो फिर साथ खड़ा हो जाए। हम्म सेकंड थिंग इसे, तो आंख मूंद के दौड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। वाह और ये जो एक finding the right person in the family who हम्म can stand up and talk to all these other चाचा ताया मामा चाचा, क्योंकि उसके बाद मेरी मदर इन लॉ सर्जरी से पहले हम्म आई, और सामने तो देखिए बच्चे के साथ सपोर्ट दिखाते हैं, मगर मेरे को साइड में लेके नहीं बोलते भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मैंने बोला आप प्लीज डैड के डैड से साथ। बात करो। ओके So we had to open the scriptures, उन्होंने पूरे एपिक्स खोल दिए और आधा घंटा उनको बात की, और उसके बाद तो मतलब मतलब things have started जब settling up. सर्जरी हुई, बच्चा हॉस्पिटल में था, तो माय हम्म पेरेंट्स आर आल्सो एल्डरली, दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर। हाँ, और और ये इतना इम्पोर्टेंट है देखिए हाँ, कि ये हम्म जो चीज हम करते हैं ना, कि कई बार हम सोचते हैं कि इज्जत रखने के लिए हम्म हम बोलते हैं, जी फलाने की शादी में जरूर जाके खड़े होना चाहिए। तो अपने बच्चे का अ, हौसला रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी सोच हो, आप उसको प्लीज दरवाजे के बाहर छोड़ के सामने आ जाए। हम्म और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मत आइए, फिर मत आइए। मगर अगर आप ये कर लेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छा एक दोस्त बनाएंगे, और हम्म आप एक सपोर्ट सिस्टम देंगे। मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज बिल्कुल हो नहीं सकती, है ना? और ये पार्ट है नॉर्मलाइजेशन का। हम्म जितने एक हमें एज फैमिली ये नॉर्मलाइज करना पड़ता है कि जो आपके साथ हैं, वाकई में आपके साथ हैं, आप उनको जरूर इन्वॉल्व करें। और जो बिल्कुल आपके साथ नहीं नहीं है, है वो तो नहीं है। तो उन्हें भूल be जाइए strong enough to हम्म say कि okay, thank you, थैंक यू वेरी मच। we have heard you, you keep your opinions, this is our way of हम्म life and this is how we are going to go forward. आई ये एग्री करना बहुत तो अभी ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि आप क्या करते हैं हाँ। तो हाउ यू देखिए हेल्पिंग अदर्स हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया। हम्म और ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया मेरे को इससे आया कि हमारे देश में इन 2018 कोई भी ऑर्गेनाइज्ड चीज नहीं थी। ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के नाम पे सिर्फ सर्जरीज होती थी, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स थे वो अपनी तरह से बच्चों को देखते थे, मगर एक अफर्मेटिव केयर के ब्रैकेट में नहीं डालते थे। और इसी तरह से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सब अपने अपने बंद दायरों में काम कर रहे थे, कोई भी साथ मिलकर काम नहीं कर रहा था। और इससे क्या होता था कि जो व्यक्ति केयर चाह रहा है वो होता था 15 से 18 साल की उम्र में, ज्यादातर ऐसे बच्चे जो कि परिवार से बाहर निकल गए हैं, हम्म जो अपने दम पे पैसा कमा के इनके पास जाते थे, नेट पे इनकी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देख के। और जितना पैसा उनके पास है उसके हिसाब से इलाज के नाम पे कुछ हम्म वही होती थी, और उसके बाद आपका कोई फॉलो अप नहीं, आप वापस चले जाओ। कोई भी साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करता था। हम्म आपको हैरानी होगी कि डब्ल्यू पैथ के बारे में हमारे देश में नॉलेज इतनी कम थी कि जब मैं मेंबर बना तो 10 से भी कम मेंबर थे डब्ल्यू पैथ के हिंदुस्तान में। और आज की डेट में अगर कोई आप देखें कि
WPATH सर्टिफाइड प्रोवाइडर कौन है, तो हम्म आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। ये हमें दर्शाता है कि प्रोफेशनल्स को नीड नहीं महसूस होती कि वो अपने आप को एजुकेट करें, हम्म क्योंकि वो उनका काम चल रहा है। और बिना पैसा खर्च करे, बिना अपने आप को एजुकेट करे, ये आगे काम कर रहे हैं। ये हम्म खतरनाक चीज है। ओके तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था, और इसके लिए जरूरी था कि WPATH जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे देश में आए। ओके तो अति ने दो आर्म्स बनाए। हम्म एक था इंडियन प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ। दिस वाज ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि ऑलरेडी ट्रांसजेंडर हेल्थ में काम कर रहे थे, और हम्म इसमें हमने ज्यादातर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स थे जिनको हमने अप्रोच किया और इनको हमने अपने मेंबर बनाया। हम्म प्लस कुछ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, उनको मेंबर बनाया। बहुत कम मेंटल हेल्थ वाले थे जो काम कर रहे थे, उनको मेंबर बनाया। तो शुरू में हमारे पास 40 की लोग हमने इकट्ठे किए, और हमने फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और ये हमने करी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। हम्म आप पहली बार एक जेंडर के विषय पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां बाहर से भी लोग आए, हम्म और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में हमने कदम उठाया। हम्म अ, हमने साथ साथ नैको को भी अप्रोच किया, क्योंकि नैको इन 2018 वाज द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में जो कि ट्रांसजेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों को देखता था, और हम्म वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हाई रिस्क माने जाते थे HIV के लिए। ओके नापो तो नापो इज नैको इज नेशनल एड्स कंट्रोल ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ओके एंड दिस इज 1980 से हमारे देश में है ये ऑर्गेनाइजेशन। जब ये एपिडेमिक शुरू हुआ था HIV का, हम्म तो तब से ये सरकार के साथ सपोर्टेड है। और इनको हम साथ लेके आए। प्लस हमने जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको भी इनवाइट किया। तो हमने फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बुलाया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने कम्युनिटी को बुलाया। हमने बोला आप आइए, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। और इसका हमने नाम था डीमिस्टिफाइंग जेंडर एड्रेसिंग बिल्ट नीड, ऐसा हम्म करके पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। अ, जो VC उस टाइम पे थे जामिया हमदर्द, इज गॉट अ वेरी बिग रोल टू अस, क्योंकि जब मैं उनके पास गया था इस मुद्दे को लेके, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए डॉक्टर शर्मा, मुझे बहुत ज़्यादा बात समझ तो आई नहीं, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हो ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, हम्म और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब हमारी ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो उन्होंने उसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ये एक्टिविटी जामिया हमदर्द में हर साल हो। हम्म उसका दैट्स गुड इम्पैक्ट जो आया, क्योंकि तब, और हमने तभी अनाउंस किया कि अब हमारा नेक्स्ट कदम होगा कि हम एक मैनुअल डेवलप करें, हम्म इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर बनाएं। क्योंकि WPATH ने जो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर बनाए हैं वो वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर बनाए हैं, हम्म वेस्टर्न कल्चर के साथ बेस्ड बनाए हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसा एक स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हो हम्म जो कि हमारे प्रोवाइडर्स को एक दिशा निर्देश दे सके। ओके तो ये हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर के लिए काम करना शुरू किया। ओके और हमारी जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 2020 में, उसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर लेके आए। ओके और इस टाइम पे हमने एक और मुहिम शुरू करी, जो जो कि हमने नैको से डायलॉग शुरू किया कि लुक बियॉन्ड HIV। या अगर आप डाइवर्स लोगों की बात कर रहे हैं, तो खाली उनकी तकलीफ, जो एक मेडिकल तकलीफ है, उसको दृष्टिकोण पकड़ के मत चलिए। आप पूरे व्यक्ति को देखिए, ह्यूमन बीइंग को देखिए। और मैंने ये एक और ये
मुद्दा उठाया कि HIV इज एक्चुअली अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। एंड ये क्योंकि इंसानी बिहेवियर जो है, अगर उसको हम नहीं देखेंगे कि हम्म बिहेवियर इंसान का होता है, संक्रमण इंसान को हुआ है, और इंसान को अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर हम्म इसकी पूरी तरह से रोकथाम करना मुश्किल होगा। हम्म और इसको हमें एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच से देखना पड़ेगा, हम्म जहाँ पे हम प्रबंध करें कि डॉक्टर लोग जो हॉस्पिटल्स में केयर देते हैं हम्म वो तो दें ही, मगर साथ में सोशल स्ट्रक्चर भी बने। ओके और यहाँ पे हमारी जो सोशल आर्म थी, जो कि हमने 2018 में ही इसका निर्माण किया था, इसका नाम खेम है। और खेम इज एन एक्रोनिम, नॉलेज, हेल्थ केयर, एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग का। ओके हम्म खेम शब्द जो है वो चांद के लिए भी यूज किया जाता है। खेमराज चांद के राजा को कहते हैं। हम्म चांद इज जेंडर न्यूट्रल। और खेम इजिप्शियन गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी है। तो खेम एक्चुअली हमारा पहला एसोसिएशन मैंने एक्चुअली पहले खेम के साथ ही शुरू करी थी, हम्म उसके साथ आईपैथ जोड़ा था। और मैंने ये जब हमारी 20 में कॉन्फ्रेंस हुई, तब हमने ये ऐलान किया कि हमारा अगला स्टेप जो है उसमें हमें खेम को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नॉलेज जो पहला कदम है उसको हमें लाना बहुत जरूरी होगा। हम्म तो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसकी ट्रेनिंग्स, उसके टीचर्स तक पहुंचे, उसको कम्युनिटी में हम्म ले। और कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि ये केयर चाह रहे हैं, हम्म उनको भी हम ट्रेन करके इस का हिस्सा बनाएं। हम्म तो कम्युनिटी केडर बनाने की बात जो है वो हमने 20 में हमने अनाउंस किया था। और 21 में हमारा लॉकडाउन के कारण हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं कर हम्म पाए, मगर 22 में जो अभी अक्टूबर में हमने कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें हमारा मुद्दा ये वाला आया है सामने। ओके और हमने ये भी एक सरकार की तरफ प्रेशर डाला कि आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। अब हम्म देखिए, 2018 से लेके 20 तक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हमारे देश में। एक तो 2019 में एक एक्ट आ गया। एक्ट था ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। हम्म और हमारा देश पहला देश है जिसमें इस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप मेडिकल केयर किस तरह से देंगे, किस लेवल पे देंगे। हम्म और वहां पे वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन का जिक्र जिक्र है है, हम्म जिक्र है। हम्म और ये बात मैंने फिर डब्ल्यूपैथ को बताई। 2022 में मैं मॉन्ट्रियल गया, और मैंने उनको ये बताया कि देखिए, हमारे पास, हम पहले ऐसा देश है जहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ अप्रोच करके एक सिस्टम बनाया। हम्म हमारे पास एक एक्ट है। हमारे पास अब कमी जो है वो ये है कि आपने जो साइंटिफिक एडवांसेस किए हैं, यानी, और साइंटिफिक एडवांस करने के लिए आप खुद साइंस के व्यक्ति हैं, आप समझते हैं कि हम्म गलतियां होती हैं, पहले उनको सुधारते हैं, है ना। बिल्कुल बड़े सारे गलत ट्रैक पे चलते हैं और फिर आते हैं। तो आज की डेट में हमने वो, आपने वो सब गलतियां कर ली हैं। हमें दोबारा से वो सेम गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है हम आपने एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बना दिया है, हम्म प्लीज उसको यहाँ लेके आइए। हम 2022 में जब मैं मॉन्ट्रियल गया था, हम ऑलरेडी, सरकार ने ये कह दिया था कि हिंदुस्तान का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में बनेगा। हम्म ये ऑलरेडी ऐलान हो चुका था। एक डॉक्टर को उसके लिए अपॉइंट भी कर दिया। नैको को डायरेक्शंस भी मिल गए थे। हालांकि असल बात यह है कि नैको ने खुद इस इसमें हमारा साथ दिया, और हम्म उन्होंने वही आगे लेके गए थे कि अगर हमें ट्रांसजेंडर हेल्थ, जो कि एक नया सब्जेक्ट है, मात्र 40 साल पुराना है, और जो सिर्फ
ट्रांसजेंडर जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, अभी उसके लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस हो, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के इश्यूज हो, या सेक्सुअल डेवलपमेंट का भी इशू हो। तो इन सब का समाधान करने के लिए जो सब्जेक्ट है, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वो ट्रांसजेंडर हेल्थ के बड़े अम्ब्रेला के नीचे आएगी। ओके। और ये वाला काम हमने शुरू किया है। आपको जान के खुशी होगी कि पहली, दूसरी और तीसरी मार्च को हम लोग अपनी फर्स्ट सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ये कर रहे हैं एम्स के स्टाफ को, जो कि ये Oh, सेंटर that's great. का बहुत जरूरी है कि दुनिया को ये हम बताएं कि हमें दोबारा से अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करने की जरूरत है। हम अपना जो भी हमने अभी तक सीखा है, चाहे वो सीख साइंस के एंगल से, वो सीख लुधियाना में हो या लंदन में हो, आज की डेट में अगर मैं उसको शेयर नहीं कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। मुझे जो साइंटिफिक फैक्ट है उसको प्रबंध करना चाहिए। दूसरी चीज मैं दुनिया को ये भी आपके जरिए बोलना चाहता हूँ कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दुनिया का 1/5 पॉपुलेशन यहाँ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अगर आप योगदान हमारा हमारे साथ चलेंगे तो हम ये चीज हर व्यक्ति को दे सकते हैं। वी कैन मेक ट्रांसजेंडर हेल्थ अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एवरी सिटीजन। और 160 करोड़ लोगों को ये चीज अफेक्ट करती है। एब्सोल्युटली। ये नहीं है कि जब मैं 2% कहता हूं तो ये सिर्फ 2% लोगों का फायदा करेगी। जी नहीं, क्योंकि जब आप इन 2% के साथ जुड़े हुए अन्य 5 व्यक्ति जो हैं, जो इसके परिवार के सदस्य हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल। 2 to the power 5 हो जाता है। और हम अभी है ना? 2% जो है वो तो जो ओपन है, जो क्लोजेट में है, जो हाइडिंग इन प्लेन साइट है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सो एक्चुअली ये फिगर जो है काफी बड़ा होगा। ओके। और खाली इमीडिएट फैमिली नहीं है, जो फैमिली बिल्कुल। उसके साथ जो एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग की फैमिली है, ये बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। एक पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करना, और अगर एक पर्सन को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम उसे आज की डेट में ये मान के चले कि ये हमें एज अ हेल्थ इशू एक्सेप्ट करना है, नॉट द जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो इशू नहीं है, बट उसे ना एक्सेप्ट करना है। Before I go any further, I really want to thank you from the bottom of my heart. Thank you from Tia. Thank you from all such people out there and their families कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। And I hope हमारे पॉडकास्ट की कोशिश होगी कि ये बहुत लोग तक जाए, इन लोगों को पता चले। और मेरा एक सवाल था एक्चुअली कि अगर कोई है इंडिया में who is experiencing or thoughts of having gender incongruence, so how can he or she or they can approach um you for support? दे डू। तो आप हमारा नंबर प्लीज शेयर करें, है ना? Mm-hmm. हम आपको अपना नंबर, मेरी वेबसाइट, ये दोनों चीजें देंगे। प्लस हमारा एक और पेरेंट सपोर्ट ग्रुप भी
जोर हम्म पकड़ रहा है, जिसका नाम है स्वीकार। और ये बहुत छोटे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम मुंबई से शुरू हुआ था, हम्म मगर एनसीआर का भी एक अलग से चैप्टर है, हम लोग उसके भी हिस्से हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको साइंस वाली जो हम्म चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको प्रदान करेंगे। हम लोग जैसे अभी एम्स में हमने डायलॉग शुरू किया है। हम्म सरकारी इंस्टीट्यूशंस में प्रबंध होंगे। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, हमारे साथ चलते जाएं। हम्म क्योंकि हमें टाइम देना पड़ेगा हमारे जैसे डायनासोर्स को सीखने, है ना। हम्म थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मगर प्रबंध है। हम्म अगले 1-2 साल के अंदर हिंदुस्तान जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी के मामले में दुनिया को सीख देगा। ये मैं आपको बिल्कुल पूरे ग्रेट। विश्वास से कह सकता हूँ। हमारे नंबर, आप कभी भी हमें रीच आउट करिए, मैं आपको ईमेल भी दूंगा अपनी, हम्म नंबर भी है, कभी भी करिए। हम हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऑनेस्टली हम्म आपको बताएं। अ, और इनफैक्ट इट्स जैसे वो कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ, सो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे हम्म पेरेंट्स, सो रीच आउट करते वो हैं। रीच आउट करते हैं। हम्म इनफैक्ट बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं या मेरे बैचमेट्स हैं या कॉलेज के, वो कई बार मुझे फेसबुक पे कई किसी का मैसेज आता है अलग से मैसेंजर की, हम्म somebody known to me, उनका कोई बच्चा है या कोई है हम्म जेंडर इनकॉन्ग्रुएंट है या जेंडर डाइवर्स है, तो वो हम्म आपसे बात करना चाहते हैं। सो हम लोग बात करते हैं उनको, जिसको जिस तरह की हेल्प की जरूरत होती है, और हम्म मोस्ट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स एक बार हम लोगों से बात करते हैं तो वो काफी मतलब जिसको कहना चाहिए वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम्म और आप हमारा जो वेबसाइट है आप उस Yeah, पे भी। for all the listeners, I'll probably put हाँ all the information हाँ वीडियो पे और पॉडकास्ट पे ताकि लोगों हाँ। को पता चल जाए। तो और स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स ग्रुप तो है ही, उसमें हम्म पेरेंट्स हम लोग आपस में जब एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत सारी मिसगिविंग्स होती हैं। हम्म तो बट जब एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं तब ये रियलाइज होता है कि नहीं, खाली मैं ही नहीं इस तरह से सोच रही हूँ, हम्म बाकी लोग भी सोच रहे हैं, और मेरा इस तरह से सोचना बिल्कुल जायज है। हम्म तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इट इज लाइक एक दूसरे से हम लोग बात करके शेयर करते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स का बात। सपोर्ट सपोर्ट Okay, ग्रुप बहुत great. important है। और Great. एक बार जब बच्चा शेयर कर लेता है तो बच्चे ने तो अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन Mm-hmm. पेरेंट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है। Mm-hmm. सो Great. दैट इज ऑल्सो देयर। Great. Awesome. Um, कुछ आखिरी चीज कुछ बताना चाहे, बोलना चाहे, any last parting thoughts? Only two things: Mm-hmm. accept the narrative, Mm-hmm. right, and rebuild trust. Mm-hmm. जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये दो बल्कि जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहना, ये जो चीज़ है, ये एक बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल चीज़ होती है, और ये बहुत ही यूनिक भी होती है। Mm-hmm. इसमें कोई सही गलत नहीं होता। ये प्रकृति की देन है आपको, Mm-hmm. आप उसको ओन करिए, और बाकी सबको उस ओनरशिप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Mm-hmm. ये यही मैं सबको कहना चाहूँगा। और रास्ता मुश्किल होता है उन लोगों के लिए Mm-hmm. जो कि अपने आप को अल्पसंख्यक समझते हैं। Mm-hmm. तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने आप को अल्पसंख्यक मत समझिए, आप अपने आप को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज समझिए। Mm-hmm. कि प्रिविलेज लोग जो हैं वो यूनिक होते हैं, यूनिक है ना। Great. तो अपनी यूनिकनेस को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करिए। Mm-hmm. आप आप जो सही है उसके साथ खड़े हो जाइए, Mm-hmm. बाकी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। Mm-hmm. Great. Awesome. आपका
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया संजय एंड बेला, हमारे साथ इतना इतना समय लगाने के लिए, और अब इतना काम जो आप कर रहे हैं बाकी सब लोगों के लिए, उसके लिए रियली रियली थैंक यू। Thank you so much. It was a pleasure. Our It was pleasure. a pleasure talking to you. Thank you so much for listening to the second part of our conversation with Dr. Sanjay Sharma and Dr. Bela Sharma. If you really like our content, please like, share, and subscribe. And please do tell others about the good work which Dr. Sanjay Sharma and Dr. Bela Sharma are doing. I will share all the details about the Swikar Rainbow Support Group as well as all the work which Athi does in the video description or the podcast description. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर बेला शर्मा के साथ हमारी बातचीत के दूसरे भाग को सुनने के लिए। हर बार की तरह अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को और पॉडकास्ट को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अति के बारे में और स्वीकार रेनबो सपोर्ट ग्रुप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम वीडियो और पॉडकास्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन में शेयर कर देंगे।